क्वेश्चन 4 6 थे, 2 और 3 भी था भैया। अगर सारे बोलने की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आएगी भैया, जिससे कहूँ सिर्फ वही बोले। दो पहले वाले क्वेश्चन नंबर 2 और 3 था, तो शुरू में मैंने भी तो यही कहा था शोर मचाने से पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, रीजनिंग आपने सीखनी है कि रीजनिंग हम कैसे देंगे। जब भी हमने किसी कंट्रोल्स को एक्सप्लेन करना है कि ये प्रिवेंटिव है, डिडक्टिव है, करेक्टिव है, आपने सिर्फ ये नहीं लिख देना कि बिकॉज इट हेल्प्स टू प्रिवेंट एरर, बिकॉज इट हेल्प्स टू डिटेक्ट एरर, बिकॉज इट हेल्प्स टू करेक्ट एरर। ये गलत है भाई, ये तो हर एक में फिर इसी तरह आ जाएगा। अगर 2 या 3 कंट्रोल प्रिवेंटिव है, वो तो रीजनिंग में हर एक में फिर तीनों तरह के कंट्रोल्स में सेम लाइन आ रही होगी। ऐसे नहीं करना। हमने रीजनिंग देते हुए कंट्रोल्स को एक्सप्लेन इस तरीके से करना है कि उसकी नेचर, उसकी वर्किंग हमारी एक्सप्लेनेशन से समझ आ रही हो। जैसे हम ये कह सकते हैं ट्रेनिंग प्रिवेंटिव कंट्रोल है बिकॉज ट्रेन्ड एम्प्लॉइज आर लेस लाइकली टू मेक एरर। ठीक है। इसी तरह सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में हम कह सकते हैं ये प्रिवेंटिव कंट्रोल है, ठीक है, बिकॉज एरर्स जो है, अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो, ठीक है, तो एक जो एम्प्लॉय एरर करता है तो दूसरा एम्प्लॉय जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। इसी तरह आपने सिस्टम लॉग, इसी तरह हमने रीजनिंग देते हुए सबसे अहम चीज, क्योंकि जब वो प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव कंट्रोल पूछता है, इसमें एग्जामिनर कमेंट्स में जो सबसे बड़ी वीकनेस है, स्टूडेंट ये डिसीजन आसानी से कर लेते हैं प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो रीजनिंग एक्सप्लेन करते हुए आते हैं कि स्टूडेंट रीजनिंग सही तरीके से नहीं देते। तो इस चीज का ध्यान रखना, सिंपल स्टेटमेंट हमने नहीं लिखनी। ये बात समझ आ गई आपको? चलिए 2 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 में कोई प्रॉब्लम? थ्री में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 में भी कोई प्रॉब्लम? चलिए अच्छा 4 में करेक्शन कर लीजिए कुछ। 4 में एक तो नंबर 4 काट दीजिए, फिर नंबर 6 काट दीजिए, और नंबर 7 को कर ले प्रोसेसिंग कंट्रोल। करेक्शन फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में जो एग्जांपल्स हैं, 4th एग्जांपल और 6th एग्जांपल, ये आपने काट देनी है। 7th के एग्जांपल जो है वो है प्रोसेसिंग कंट्रोल, और जो 5th है ऑर्डर ट्रेल, ये आज के लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन करना है। ऑर्डर ट्रेल क्या है ये आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए क्वेश्चन 4 में। जी मेरे भाई पूछिए। इनपुट में होता है भैया लॉग इन एंड पासवर्ड। लॉग इन का क्या मतलब है? लॉग आउट तो नहीं कहा, लॉग प्रोसेसिंग तो नहीं कहा, ठीक है। लॉग इन का मतलब यही है कि सिस्टम में एंटर होने के लिए आपको पासवर्ड चाहिए, ठीक है। ये पासवर्ड अगर वो फाइल्स पे लिखा होता, लगा होता, जो आउटपुट रिपोर्ट से जनरेट होती हैं, तो फिर हम उसे आउटपुट कंट्रोल ही कहते हैं। फिर आपकी बात ठीक है? नहीं समझ आई बात की क्या? नहीं, ठीक है। वो कंट्रोल की नेचर आपने एक्सप्लेन समझने हैं जी, क्योंकि एक कंट्रोल को एक से ज्यादा कैटेगरीज में यूज किया जा सकता है। ये हमने कंसेप्ट सीखा कि नहीं? लिखे इसको। एक कंट्रोल को एक से ज्यादा कैटेगरीज में यूज किया जा सकता है। जैसे रिकंसिलिएशन है, उसे क्या एक से ज्यादा एरियाज में यूज किया जा सकता है? मेरे भाई रिकंसिलिएशन कंट्रोल है, एक से ज्यादा एरियाज में यूज किया जा सकता है। अप्रूवल कंट्रोल है, एक से ज्यादा एरियाज में यूज किया जा सकता है। सेग्रीगेशन ड्यूटी कंट्रोल है, एक से ज्यादा एरियाज में यूज किया जा सकता है। उसी तरह आईटी के भी जो कंट्रोल्स हैं उन्हें एक से ज्यादा एरियाज में यूज किया जा सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है उसके यूज के ऊपर। जी मैडम। चेक पॉइंट एंड रिकवरी प्रोसीजर का मतलब यह है, जैसे वर्ड में हम जब काम कर रहे होते हैं तो रिपोर्ट अगर हमने 10 सफ़ों की बनानी है, उसमें 5 घंटे लगेंगे, तो वर्ड ऑटोमेटिकली हर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के बाद हम काम कर रहे होते हैं, वर्ड ऑटोमेटिकली उस काम को सेव करता जाता है। वर्ड पे कभी काम किया आपने देखा, ऑटोमेटिक सेव करता जाता है। फायदा क्या होता है? अगर अचानक लाइट चली जाए, उसके बाद दोबारा लाइट आए और हम ओपन करें, हमारा सारे का सारा काम जाया नहीं होता, बल्कि काम हम रिज्यूम करते हैं। हम कहां से? जो लास्ट चेक पॉइंट सेव किया होगा। चेक पॉइंट का मतलब है सिस्टम जब चल रहा है, हर थोड़े अरसे के बाद एक ना एक चेक पॉइंट बनाता रहेगा, ताकि जब कभी कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आए तो वो 0 से स्टार्ट ना करे, बल्कि जो लास्ट सेव पॉइंट है, जो लास्ट चेक पॉइंट था, वहां से स्टार्ट करे सिस्टम। छोटे होते गेम्स खेलते थे हम, गेम नहीं खेलते थे। अच्छा चले, तो जब हम गेम खेलते थे तो उसमें 2 तरह की गेम्स होती थी, जो एडवेंचर वाली होती थी, मिशन वाली, स्टेज पार करनी होती थी इसमें। हाँ चीची मिची वाला, ठीक है सही। उसमें एक वो गेम होती थी जिसमें हमारा हीरो जो मरता था तो वो 0 से स्टार्ट होती थी शुरू से, और दूसरी वो होती थी जो थोड़ा सा पहले किसी पोर्शन से स्टार्ट होती थी। आईटी के पॉइंट ऑफ से बताया दोनों में क्या फर्क था भला? जो गेम 0 से स्टार्ट होती थी उसमें स्टेज प्रोसेसिंग के दौरान में चेक पॉइंट नहीं बनते थे, क्योंकि बंदा हमारा 0 से बड़ा बोर हो जाते थे हम उसको। लेकिन जहां पे उसी पॉइंट से या थोड़ा सा प्रीवियस पॉइंट से गेम रिज्यूम होती है, इसका मतलब है वो चेक पॉइंट बनाते रहते थे, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, चेक पॉइंट बनाते रहते।
वो याद है कि वो गाड़ी वाली गेम होती, छोटी सी गाड़ी, वो रेस लगा के था, पता नहीं क्या उसका नाम था, नहीं गाड़ी छोटी सी होती, वो जब गाड़ी तबाह होती थी तो वो 0 से शुरू होती थी, बड़ा गुस्सा चढ़ता था, और 90% स्टेज पार हो गई, गाड़ी तबाह हुई, अब 0 से शुरू करना, तो वो चेक पॉइंट बनते जाते हैं। ठीक है भाई, चेक पॉइंट है, रिकवरी कंसेप्ट समझ आ गया? और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए अब 4 क्लियर। 5 था हमारा, 5 असाइनमेंट में था। 5 में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। 5 में फर्स्ट पॉइंट, रिव्यूइंग क्रेडिट कार्ड बिल बिफोर पेमेंट, के हमने क्रेडिट कार्ड बिल जो है उसको पेमेंट करने से पहले रिव्यू कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में ये डिटेक्टिव कंट्रोल है और कितने के ख्याल में प्रिवेंटिव है? जी हाँ, ये यहां पे अगर हम इसको पेमेंट को सामने रखते हैं, बिफोर पेमेंट, हमने बिल को रिव्यू किया पेमेंट करने से पहले, तो ये हमारा प्रिवेंटिव कंट्रोल है, प्रिवेंटिव कंट्रोल है बिफोर पेमेंट। लेकिन अगर पेमेंट कर चुके हैं, ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, बाद में चेक कर रहे हैं कि भाई हमारी ऑथोराइज कौन सी है, कोई इसमें अनऑथोराइज तो नहीं आ गई, तो ये भी डिटेक्टिव होता। क्वेश्चन में उसको कंट्रोल्स को पढ़ के देखिए, वो हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है, उसका फोकस किस तरफ है, कि हम रिव्यू किस लिए कर रहे हैं बिल को, बिफोर पेमेंट। तो बिफोर पेमेंट हमारा कौन सा कंट्रोल होगा? प्रिवेंटिव। एक मिनट आ जी मेरे भाई, उसको प्रिवेंटिव कर लीजिए जी। आपने कहा था कि ट्रांजैक्शन पे देखना, हमें एरर पे देखना, जो एरर होगा वो हमारी जब इनवॉइस बनी होगी तो उसमें एरर हुआ होगा, तो उसको हम देखने, वो डिटेक्ट करेंगे एरर हुए, बात ट्रांजैक्शन पे करेंगे वो। देखिए इसमें अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बिल में ऑलरेडी ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं, एरर जो है हो चुके हैं, इसमें दोनों पॉइंट आ रहे हैं, दोनों तरफ से आप इसको सोच सकते हैं। एक सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारे पास बिल आया, हम देख रहे हैं भाई कौन सी ट्रांजैक्शन हमने किया, कौन सी नहीं की, कौन सी ट्रांजैक्शन हमने किया है, कौन सी नहीं, ये डिटेक्टिव कंट्रोल होगा, क्योंकि हम इसमें से जो गलत ट्रांजैक्शन है उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हमने पेमेंट करने से पहले उसने देखिए बिफोर पेमेंट लिखा हुआ है, अगर बिफोर पेमेंट ना होता ना तो 100% कंफर्म होता, ये डिटेक्टिव है। ठीक है, बिफोर पेमेंट से हमें लग रहा है कि अभी जो उसमें ट्रांजैक्शन है जिसके ऊपर फोकस कर रहा है वो पेमेंट है, तो पेमेंट करने से पहले हम ये कर रहे हैं, कंट्रोल अप्लाई कर रहे हैं, तो ये प्रिवेंटिव भी हो सकता है। इसमें डिटेक्टिव और प्रिवेंटिव मेरे ओपिनियन के मुताबिक दोनों एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अगर बिफोर पेमेंट के अल्फाज ना होते 100% कंफर्म होता कि ये डिटेक्टिव है, लेकिन बिफोर पेमेंट से हमें ये प्रिवेंटिव लग रहा है कि मेन ट्रांजैक्शन जो है हमारी वो पेमेंट है। ठीक है, बहरहाल मेरा पर्सनली जो ज्यादा इसके ऊपर ओपिनियन है करेक्ट होगा वो डिटेक्टिव होगा, पर्सनली मैं डिटेक्टिव को कर रहा हूं, लेकिन बहरहाल आप ठीक है, डिटेक्टिव और प्रिवेंटिव दोनों एक्सेप्टेबल है। देखिए मैंने आपको दोनों की इजाजत दे दी, तो इसका मतलब है कि दोनों एक्सेप्टेबल है। तो डिटेक्टिव की समझ आ गई है ना, तो मेरे भाई डिटेक्टिव कर लेना। मैंने बताया मेरा भी पर्सनली डिटेक्टिव का वोट है, मेरा वो डिटेक्टिव की तरफ है, लेकिन कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो बिफोर पेमेंट वाला लफ्ज है ना, ये फिर उसने किस लिए लिखा है। चलिए इसके अलावा कोई क्वेश्चन 5 में कोई और ऑप्शन? पॉइंट अपडेटिंग आईटी एक्सेस लिस्ट इफ इंडिविजुअल्स रोल चेंजेस। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर हमने किसी एम्प्लॉय को आईटी लॉगिन दिया हुआ अपने डेटाबेस में, उसको हमने जॉब से निकाल दिया, उसका आईटी का जो आईडी है सिस्टम में लॉगिन होने के लिए, उसे डिसेबल कर देना चाहिए कि उसे एनेबल ही रहना चाहिए? वो ये ना घर जाके हमारे सिस्टम को एक्सेस करे, उसमें वायरस छोड़ दे कोई, ठीक है, या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वो लीक कर दे, तो हम उसे इमीडिएटली डिसेबल करते हैं। सिमिलरली हमारा आईटी में रूल होता है किसी भी पर्सन को उसकी जरूरत से ज्यादा एक्सेस नहीं देनी चाहिए, किसी भी पर्सन को डेटाबेस में उसकी जरूरत से ज्यादा एक्सेस नहीं देनी चाहिए। सेल्स वाले को सिर्फ सेल्स सिस्टम की एक्सेस होनी चाहिए, परचेज वाले को सिर्फ परचेज सिस्टम की एक्सेस होनी चाहिए। अगर हम रोटेशन करते हैं, सेल्स वाले को परचेज वाले में ले आते हैं, तो बताइए हमें सेल्स और परचेज दोनों की एक्सेस उसे देनी चाहिए, सिर्फ परचेज की? सिर्फ परचेज की। सेल्स की एक्सेस डिसेबल कर देनी चाहिए, परचेज की एक्सेस इनेबल कर देनी चाहिए। इसे कहते हैं अपडेट करना, एक्सेस को अपडेट करना। एक्सेस को अपडेट करने का मकसद यह है कि वो नेक्स्ट टाइम अपने जो अननेसेसरी एक्सेस है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करना है। समझ आया कंसेप्ट? ठीक है, तो ये हमारा प्रिवेंटिव कंट्रोल है। बात समझ आई? ताकि वो कहीं परचेज सिस्टम में काम कर रहा है, सेल्स सिस्टम में कोई अनऑथोराइज एक्सेस करके कोई इंफॉर्मेशन ऐसी ना रिसीव कर ले जो कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि उसका तो सेल्स से कोई लिंक नहीं है। क्लियर हो गई एग्जांपल? और की क्वेश्चन?
मैंडेटरी चेंजेस ऑफ कंप्यूटर पासवर्ड आफ्टर एवरी 45 डेज, हर 45 दिन बाद पासवर्ड लाजमी चेंज किया जाता है, ये प्रिवेंटिव, ठीक है, क्योंकि ज्यादा अर्सा अगर पासवर्ड सेम यूज करें तो वो लोग गैस कर सकते हैं उसको, इसलिए अच्छी जो पासवर्ड प्रैक्टिसेस हैं वो ये कहती हैं कि आपने पासवर्ड periodically चेंज करना है। जी और भी क्वेश्चन 5 क्लियर। अब आते हैं दो क्वेश्चन 9 और 10। पहले मेरा क्वेश्चन 10 डिस्कस कर लेते हैं। 10 जी 10 में मेरे भाई आप बताइए 10 में कहानी क्या है, असाइनमेंट किया आपने? 10 में असाइनमेंट किया? 10 वाला नहीं किया? अच्छा अब जिससे पूछूंगा वो यही कहेगा सर यही नहीं किया मैंने, ये पीछे वाले से पूछे जो हंस के बातें कर रहा है सर। जी भाई बता 10 वाला क्वेश्चन किया ना आपने? हैं ये तो क्या करता कि मैंने असाइनमेंट नहीं दी थी, मैंने असाइनमेंट दी थी कि नहीं दी थी असाइनमेंट, तो फिर करके क्यों नहीं है? कोई ज्यादा जरूरी काम करते रहे हैं फिर? अच्छा कोई और काम भी नहीं किया और ये भी असाइनमेंट, तो भाई जिंदगी में मकसद क्या है मेरे भाई का? ए भैया क्वेश्चन 10 किया आपने? ये भाई कॉर्नर में बैठा हुआ, ये मुझे असाइनमेंट चेक करवाएगा। हाँ जी मेरे भाई क्वेश्चन 10 किया मेरे भाई ने? हाँ तो क्वेश्चन 10 में बताइए क्या कहानी, क्या कह रहा है, हुआ क्या, वो हुआ क्या हुआ, जरा वो हुआ बयान करें। हाँ जी जी भाई ये हाल है भाई। क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमें इस केस की समरी बता देगा? जी भाई ये बताने दो यार, आसान अल्फाज में बताना मेहरबानी आपकी। हाँ उसने जो मुश्किल अल्फाज यूज किया मैं अवॉइड करें उसको। इनवाइसिस सिस्टम 4 दिन के लिए फारिग हो गया, चल ही नहीं रहा, क्यों क्या हुआ उसको? आगे क्या पता लगा भाई, ठहर दे जरा सुनने दे, क्या पता लगा? प्रोग्रामर ने चेंज, प्रोग्रामर कौन सा चेंजेस कर लिया? अपनी मर्जी से कर लिया? किसी ने कहा है? सेल्स ऑफिसर ने उसे कहा है प्रोग्रामर को? प्रोग्रामर एक ही था उनमें से, एक था, सेल्स ऑफिसर ने कहा। अच्छा क्वेश्चन में कोई ऐसा लफ्ज उसने इस्तेमाल किया है जिससे हमें लगे कि सेल्स ऑफिसर जो है ये रेलिवेंट अथॉरिटी नहीं थी? वो कह रहा है सिर्फ सेल्स ऑफिसर, इसका मतलब है सिर्फ सेल्स ऑफिसर के कहने पे नहीं बल्कि किसी हायर पोजीशन के कहने पे चेंज होनी चाहिए थी। सिर्फ सेल्स ऑफिसर ने कहा प्रोग्रामर को भाई जरा ये प्रोग्राम चेंज तो कर दो, हो सकता है उसने कहा ओके कोई प्राइस चेंज कर दो इसमें, प्रोग्रामर ने कहा नो प्रॉब्लम, मसला ही कोई नहीं है, उसने चेंज कर दिया, उसने दोस्ती का हकदार कर दिया, फिर क्या हुआ? सिस्टम बैठ गया, ठीक है, फिर क्या हुआ उसके बाद? इनवाइसेस मैनुअली प्रिपेयर हुई हैं। मेरे भैया मुझे आप बताइए इस सारी कहानी में आपको कोई वीकनेस नजर आ रही है? भैया आपसे पूछ रहा हूँ, पीछे ना दिखा, क्या वीकनेस नजर आ रही है? सेल्स ऑफिसर बता रहा है, इसका मतलब यह वीकनेस ये है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी चेंजेस को अप्रूव नहीं कर रही। हमने कंट्रोल में पढ़ा था प्रोग्राम चेंजेस जितनी भी होनी चाहिए। अच्छा ये मुझे वैसे लग रहा है, मुझे कंफर्म नहीं लेकिन मुझे लग रहा है कि ये आईटी जनरल कंट्रोल में जो हमारी कैटेगरी थी ना कि कंट्रोल्स ओवर प्रोग्राम चेंजेस, ये उसके ऊपर उसने बेस किया केस स्टडी, ठीक है। पहला हमने ये पढ़ा था उसमें कि जितने भी प्रोग्राम चेंजेस होंगी वो अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट होगा। क्या आपको लग रहा है ये अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट है? नहीं है, पहला इशू, एग्री करते हैं इसे? अच्छा रिटर्न के बारे में वो साइलेंट है, ठीक है, तो हम इसे रिकमेंड कर देंगे ये भी कि एक रिकमेंडेशन में हम क्या लिखेंगे, एक अप्रूवल बाय ऑथोराइज्ड मैनेजमेंट हो और दूसरा रिटर्न फॉर्म में हो। अच्छा चले अप्रूवल वाला केस हो गया, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है इसमें क्या? कि चेंजेस को लाइव ऑपरेशन से पहले टेस्ट नहीं किया गया, ठीक है, चेंजेस को लाइव ऑपरेशन से पहले टेस्ट नहीं किया गया। रिकमेंडेशन में क्या करेंगे, कहेंगे कि जितने भी चेंजेस हैं वो लाइव ऑपरेशन से पहले टेस्ट होनी चाहिए और डायरेक्ट लाइव ऑपरेशन में ना उसको अप्लाई कर दें, उनकी डॉक्यूमेंटेशन हो प्रॉपर। अच्छा दो हमने डिस्कस कर ली है वीकनेसेस। पहली वीकनेस क्या थी? अप्रूवल बाय मैनेजमेंट, ठीक है, और दूसरी क्या थी? टेस्टिंग बिफोर लाइव ऑपरेशन। क्या की और भी इशू है इसमें? क्या इशू है? बैकअप प्लानिंग नहीं है, कंटीजेंसी प्लानिंग नहीं। हाँ कंटीजेंसी प्लानिंग नहीं है। एक तो बैकअप प्लान होना चाहिए, बैकअप प्लान प्रोग्राम फाइल्स का बैकअप होना चाहिए ताकि अगर कभी इशू हो तो हम बैकअप वर्जन यूज कर सकें। और दूसरा सर्विस लेवल एग्रीमेंट होने चाहिए। 4 दिन हो गए और कोई आया नहीं उसको ठीक है, किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं किया होगा आपने, वरना फोन कॉल पे 1.5-2 घंटे में आ जाते लोग। तो ये क्लियर हो गया। इस केस स्टडी में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। 3 इश्यूज थे इसमें, एक प्रोग्राम चेंज किया गया ऑथोराइज पर्सन की तरफ से नहीं किया गया, दूसरा टेस्टिंग बिफोर लाइव ऑपरेशन नहीं हुई, तीसरा कंटीजेंसी प्लानिंग नहीं थी। हमने तीनों डिस्कस कर दिया, क्लियर। अब आ जाए क्वेश्चन 9 की तरफ। जी जी आईटी प्रोग्रामर जो है वो 3 थे। नॉर्मली एक्सेस रिस्ट्रिक्शन होती है कि कौन सा प्रोग्रामर किस वाली फाइल्स को एक्सेस कर सकता है। प्रोग्रामर्स 3 है ना,
तो इनमें भी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि कौन सा प्रोग्रामर किस फाइल को एक्सेस कर सकता है, लेकिन ये कोई इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है। ठीक है, यूं समझ लीजिए पॉइंट पूरा करने के लिए लिखा गया। असल चीज क्या है कि रेलिवेंट पर्सन की तरफ से ऑथराइजेशन होनी चाहिए और जितने भी प्रोग्राम चेंजेस कर रहे हैं फुल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए इसकी। जी देखिए उसने दो चीजें पूछी हैं, एक वीकनेस एक कंट्रोल, और कंट्रोल हर वीकनेस से उसने दो पूछे हैं। तो एक नंबर होगा वीकनेस का और एक नंबर होगा कंट्रोल का। याद रखिए प्रोफेशनल बॉडीज में जो मार्क्स एलोकेशन होती है वो पॉइंट्स की होती है, क्या आपने एक वैलिड पॉइंट प्रेजेंट किया कि नहीं किया, वो लाइनों की नहीं होती क्या आपने 2 लाइनों 3 लाइनों 4 लाइनों में आंसर देना है। मार्किंग किसकी होती है, वैलिड पॉइंट या कंसेप्ट प्रोड्यूस करने की। अगर आपने एक वीकनेस आइडेंटिफाई कर दी तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक लाइन में लिखा उसको या 3 लाइनों में लिखा। एक लाइन में लिखा फिर भी उतने मार्क्स मिलेंगे, 3 में लिखा फिर भी। शर्त यह है कि एक लाइन में आपका एक्सप्लेनेशन हो रही हो, मतलब एक लाइन में जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उनसे कंसेप्ट जो है वो समझ आ रहा हो कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, तो मार्किंग हमेशा पॉइंट्स की होती है। तो एक कंसेप्ट है हमारा वीकनेस और उसके दो कंट्रोल्स। क्लियर हो गया जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, उसने 4 सिचुएशंस हमें दिए हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली डिस्क्राइब वन स्पेसिफिक एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल को अंडरलाइन कीजिए, आइडेंटिफाई को भी अंडरलाइन कीजिए, ब्रीफली डिस्क्राइब को भी अंडरलाइन कीजिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव टाइप ऑफ एरर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सच एरर्स। कह रहा है ऊपर जितने 4 एरर्स हुए हैं इन सब में बताइए एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन कंट्रोल जो कि इन एरर्स को रिड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी उसने हमें गलतियां बताई है और कहा है बताओ कौन सा कंट्रोल होता तो इन गलतियों को रिड्यूस किया जा सकता। अच्छा मुझे लग रहा है, कंफर्म नहीं है, मुझे लग रहा है कि चैप्टर 11 में हमने जो मैनुअल हमारे कंट्रोल्स होते हैं चैप्टर 11 में, उसमें कोई इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा है जिसमें उसने हमें एरर्स बताए थे और कहा था कोई कंट्रोल बताओ जो इनको एड्रेस कर रहा हो। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा जी? कितने किसी और क्लास में पढ़ाया होगा? मैं कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में इस तरह का क्वेश्चन हमने पढ़ा है जिसमें वो एरर्स बताता है और हमसे कंट्रोल पूछता है? हाथ उठाइए। कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में नहीं पढ़ा और बाकियों का क्या ख्याल है? ये जरा वॉल्यूम 2 दिखाइएगा किसी के पास है तो कंप्लीट। जहां तक मुझे याद है कोई एक क्वेश्चन नीला वाला नहीं था। हाँ, क्वेश्चन 14 मिल गया। क्वेश्चन 14 देखिए, वो कह रहा है बताओ कन्वेंशनल इंटरनल कंट्रोल टेक्निक, ठीक है, दैट कुड बी एम्प्लॉयड टू डेटर आर डिस्करेज एक्चुअल अकरेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ काउंटिंग एरर आर इरेगुलरिटी। और ये भाई ने इसमें हाईलाइटिंग भी की है, कुछ अल्फाज का मतलब भी लिखा हुआ है और नीचे आगे उन्होंने ऑप्शंस भी लिखी हुई हैं, आंसर भी। तो खुद से लिखा होगा, मैंने तो नहीं करवाया होगा। हाँ, ये भाई ने खुद से लिखा है ना, पुरानी बुक का। भाई ये इस सेशन की है यार, खुदा का होकर, और गोली तो सोच के करवाया करो। इस सेशन की पुरानी कहां से आ गई? चलिए आ जाए वापिस आ जाए। बताना मकसद आपको यह था कि अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की हो तो वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन उस जैसे ही आएंगे जैसी आपने प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन तो नहीं होगी, सीए के पेपर कभी ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मिलता जुलता नेचर वाइज वैसा ही होता है जैसे हमने प्रैक्टिस की होती है। पहले कह रहा है while processing a batch of 30 purchase invoices it was noticed that 3 invoices of supplier were posted twice in the accounts। पहले मुझे समझ नहीं था हुआ क्या। 30 इनवाइसेस थी उसके पास, परचेज इनवाइसेस, पता चला कि 30 की बजाय 33 इनवाइसेस पोस्ट हो गई हैं। क्या कंट्रोल हो सकता है जो इस तरह के एरर्स को रिड्यूस कर सके? बैच टोटल। अच्छा, बैच टोटल में अब यहां पे आपका आंसर कंप्लीट हो गया। बैच, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना। अब एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। बैच टोटल पता ना आपको क्या होता है? मेरा भाई बताइए बैच टोटल क्या होता है? हाँ जी, हम सम और वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस को मैन्युअली काउंट करते हैं, सिस्टम में जो एंट्री होती है उसके साथ कंपेयर करते हैं, जो डिफरेंसेस है वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, यहां पे आपके ख्याल में ज्यादा बेहतर क्या है? बैच टोटल, अगर मैं आपसे फर्दर पूछूं बैच टोटल के आगे भी एग्जांपल बताओ, तो ट्रांजैक्शन काउंट या कंट्रोल टोटल? हाँ, मेरे ख्याल में ट्रांजैक्शन काउंट बेहतर है, लेकिन आई कैप ने इसमें कंट्रोल टोटल का जिक्र किया है। नो डाउट कंट्रोल टोटल भी एरर्स आइडेंटिफाई कर देगा, लेकिन कंट्रोल टोटल का जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है वो अमाउंट्स को मैच करना है, और ट्रांजैक्शन काउंट का स्पेसिफिक पर्पस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इंश्योर करना है। क्लियर हो गई? तो बैच टोटल लिखते हैं आपने, वो भी क्लियर रखता है। बैच टोटल के साथ ब्रैकेट में ट्रांजैक्शन काउंट लिखते हैं या कंट्रोल टोटल लिखते हैं, वो दोनों भी इस तरह के एरर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो भी करेक्ट। अच्छा, ये तो लिखा है कि आपने बैच टोटल वाली बात। कोई और कंट्रोल बता सकते हैं? आई क्या मैंने लिखा ये सीक्वेंस टेस्ट। शाबाश, सीक्वेंस टेस्ट से भी हम इस तरह के एरर आइडेंटिफाई कर लेते हैं अगर कोई मिसिंग ट्रांजैक्शन हो या डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन हो। सीक्वेंस टेस्ट भी तो ये काम करता है, तो दोनों एक्सेप्टेबल है। बहरहाल क्लियरली जो पहली चीज में आती है ना क्वेश्चन को, वो बैच टोटल आती है, तो बैच टोटल प्रेफर्ड है। सैंपल नहीं लेंगे सीक्वेंस टेस्ट में, हम सिर्फ ये देखेंगे सेल इनवॉइसेस या परचेज इनवॉइसेस रिकॉर्ड हो रही है, न्यूमेरिकल सीक्वेंस में आ रही है कि नहीं। जहां पे न्यूमेरिकल सीक्वेंस ब्रेक होगा या जहां पे रिपीट डुप्लीकेशन हो रही होगी, सिस्टम हमें हाईलाइट कर देगा, आइडेंटिफाई कर देगा। जी, बैच टोटल इनपुट कंट्रोल है, वैसे आपने इसे प्रोसेसिंग में भी लिखा हुआ। हाँ जी बिल्कुल। सेकंड,
Some instances have been identified in which AL's accountant had posted the amount received from customer in some other customer's account due to a typing error of the customer code. कस्टमर कोड को जरा अंडरलाइन कीजिए। अब आपको याद है कल एक इनपुट कंट्रोल में कंट्रोल था चेक डिजिट, तो मैंने आपसे कहा था आज नहीं एक्सप्लेन करना, ठीक है, इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना उसको। होता क्या, देखिए आपको जो ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना सिखाई जाती हैं वो कैसे सिखाई जाती हैं कि सैलरीज पेमेंट किया तो एंट्री पास करो, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, इसी तरह सिखाया जाता है। प्रैक्टिकली ट्रांजैक्शन इस तरह रिकॉर्ड नहीं होती, बल्कि एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाया जाता है जिसमें हर अकाउंट के आगे एक कोड लिखा होता है। सैलरीज एक्सपेंस के आगे कोड लिखा हो फॉर एग्जांपल 25, कैश काउंट के आगे भी एक कोड लिखा होगा फॉर एग्जांपल 55। जब अकाउंटेंट प्रैक्टिकली एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं तो वो सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री नहीं करते, बल्कि एंट्री क्या करते हैं 25 डेबिट 55 क्रेडिट। प्रैक्टिकली ट्रांजैक्शन ऐसे रिकॉर्ड होती है वही बैक एंड पे सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो गया, लेकिन उसको चार्ट ऑफ अकाउंट्स के जरिए से न्यूमेरिक वैल्यू साइन कर देते हैं, इससे आसानी रहती है। वरना अगर सैलरीज एक्सपेंस में कभी जैसी हमारी इंग्लिश है SALARI की बजाय SALRIES कर दें तो वो एक अलग अकाउंट कोड जनरेट हो जाएगा, इसीलिए न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट कोड को यूज किया जाता है। ये बात समझ आई। अब काउंट कोड को यूज करने का जहां फायदा है वहां एक नुकसान भी है छोटा सा। क्या भला कि 25 को डेबिट करने के बजाय हो सकता है गलती से मैं 52 को डेबिट कर दूं, ट्रांसपोजिशन एरर हो सकते हैं, हो सकता है काउंट कोड वैलिड ना हो। प्रॉब्लम समझ आई। अब इस प्रॉब्लम की वजह से क्या करें, काउंट कोड को यूज करना छोड़ दें कि इसका कोई कंट्रोल इजाद करें। इसका एक कंट्रोल इजाद किया, उसे कहते हैं चेक डिजिट। चेक डिजिट करता क्या है, चेक डिजिट एक एक्स्ट्रा कोड को कहते हैं जो ओरिजिनल कोड से कैलकुलेट किया जाता है। चेक डिजिट क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कोड। कहां से कैलकुलेट किया जाता है, ओरिजिनल कोड से। कहां लगाया जाता है, ओरिजिनल कोड के एंड पे। ये क्या करता है, हमें काउंट कोड एंटर करते हुए अगर कोई गलती कर दे उस गलती को आइडेंटिफाई कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चेक डिजिट काउंट कोड करते हुए अगर गलती करें उसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा। अगर कहें तो एक मिसाल से वाजे कर दूं कि कंसेप्ट समझ आ गया, मिसाल से वाजे कर दूं। अच्छा चले, मिसाल को कंसेप्ट समझने के लिए आपने सुनना है, मिसाल के अंदर घुस नहीं जाना, कंसेप्ट पिक करना है कि हो क्या रहा है। फर्स्ट कीजिए हमारा एक कोड है 2173। क्या हो सकता है कि हम एंटर करते हुए 2713 कर दें, इधर की ट्रांजैक्शन किसी और में रिकॉर्ड हो जाए। वो कहते हैं अच्छा इसका आप चाहते हैं कि अगर आप 2173 की बजाय 2713 करें, सिस्टम फौरन आपको बता दे भाई गलत कोड है, दोबारा से आप चाहते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा डिजिट कैलकुलेट करें, चेक डिजिट ऐड करें। चेक डिजिट क्या होता है, एक ऐसा डिजिट जो ओरिजिनल कोड से कैलकुलेट किया जाता है, ओरिजिनल कोड के एंड पे ऐड किया जाता है। ठीक है क्या, अच्छा सुने कैलकुलेशन कैसे होगी। कैलकुलेट, अच्छा मुझे पहले बताइए आप सिस्टम कौन सा यूज करना चाहते हैं। सिस्टम 5 का यूज करना चाहते हैं, 7 का, 9 का, 11 का। 5 का मतलब ये है मॉड्यूलस 11, मॉड्यूलस 7, मॉड्यूलस 5 का मतलब ये है कि जो चेक डिजिट आएगा वो 5 से कम कम आएगा अगर आप 5 का सिस्टम यूज करते हैं। 7 का सिस्टम यूज करते हैं तो हमारा चेक डिजिट 7 से कम कम आएगा। 11 का यूज करते हैं तो 11 से कम कम। आई कैप ने जो स्टडी टेक्स्ट में एग्जांपल दिया वो 11 की दी है। मुझे बताइए 11 ही की एग्जांपल दूं या किसी और सिस्टम की। कितने स्टूडेंट का ख्याल है 11 की एग्जांपल, 11 की एग्जांपल दें। लेकिन 11 के लिए आपको 11 का पहाड़ा आना चाहिए, पहाड़ा फिर रहने देना, फिर मॉड्यूलस 2 यूज कर लें, 5 का कर लें, 11 का ही 11 का कर लें। अब सुनिए 2173 क्वेश्चन मार्क, कोड को लिख दिया तरतीब से 2173 क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, चेक डिजिट है, अभी कैलकुलेट नहीं हुआ। अब वापस आना है 1 2 3 4 5, ये इसी तरह ये इसे कहते हैं हम वेट देते हैं हम इनको वेट। ठीक है 1 2, अगर ये 2 1 7 8 3 5 होता उसी लिहाज से हम फिर उसके बाद नीचे रिवर्स ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 हो सकता है, उसमें 7 होते हैं। क्लियर हो गया, पहले आपने ऊपर से नीचे चलना है फिर नीचे से ऊपर, एकदम क्लियर हो गया। हाँ पहले वापस आना है। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है नंबर को वेट से, 2 1 10 4 1 4 7 21 3 2 6, ये नहीं पता अभी क्या है। टोटल करें कितना हुआ, 10 7 14 14 से 20 41। अब हमारा मॉड्यूलस कौन सा था 11 और टोटल कितना आया। अब मुझे बताइए कि 41 में कितना ऐड करें कि 11 का मल्टीपल बन जाए 3। इसका मतलब हमारा चेक डिजिट क्या होगा 3 3 44। ये समझ आ गया। अब मुझे ये बताइए कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। अब ये कैलकुलेशन है ना, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन मुझे बताइए अगर हम अब 21733 की बजाय 27133 पंच करते हैं, क्या उसका चेक डिजिट 3 ही आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वेट डिफरेंट है। ठीक है 3 नहीं, सिस्टम फौरन बता देगा कि भाई ये तुमने जो काउंट कोड एंटर किया गलत है। क्यों? क्योंकि जो काउंट कोड तुमने एंटर किया है उसका चेक डिजिट 3 नहीं कोई और आ रहा है। बात समझ आई? ये है चेक डिजिट। कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है,
लेकिन अगर कैलकुलेट हो जाए तो आपके जो कोड गलत एंटर करते हैं और एक ट्रांजैक्शन एक कोड की बजाय किसी दूसरे अकाउंट कोड में चली जाती है, वो गलतियां पकड़ी जाती हैं। बात समझ आई? एक और प्रैक्टिस कर लें या ठीक है? एक और प्रैक्टिस, चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। किधर है? ओ भाई डिस्ट्रैक्ट किधर है यार, चीजें पूरी नहीं होती। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा भाई, मजदूर आदमी हैं, हाथ काले हो जाते हैं। अच्छा सुने, अब मुझे कोड बताइए, कोड बता भैया। 2 डिजिट का रखना, 3 का, 4 का, 5 है, कितना जल्दी बताओ। 5 का बताओ कोड जी। 2 6 4 5 3 3। चलिए इसके आगे अब क्वेश्चन मार्क होगा हमारा चेक डिजिट। चेक डिजिट जी, मॉड्यूलर सिस्टम बताया कौन सा रखना है हमने? 1 से लेके 11 तक कोई बता दे। 7। चलिए इसका मतलब है हमारा 7 का पहाड़ा हमने 7 के मल्टीपल्स में पूरा करना है इसको। क्वेश्चन मार्क आ गया। अब क्या करूं? 2 6 4 5 3 क्वेश्चन मार्क। अब 1 2 3 6 12 6 बजे 30 7 बजे 16 5 6 15 3 दूनी 6 क्वेश्चन मार्क। अब ऐड करें 42 48 58 58 के बाद 68 73 79 7 का पहाड़ा पड़े। मिस से पढ़े हो ना? हम प्राइवेट स्कूल में मिस से पढ़ाते हैं, मुझे 7 1 7 7 2 14। हमारे स्कूल में ऐसे नहीं पढ़ाते थे। कितना आया? ये टोटल कितना था? 79 और 7 का मल्टीपल कितना आया? 84। कितना ऐड करना है? 5। तो चेक डिजिट हमारा कितना आया? 5। ये क्लियर हो गया चेक डिजिट कैसे कैलकुलेट किया हमने? ये है चेक डिजिट। अब जरा वापस आइए और मुझे बताइए कि some invoices have been identified in which AL's accountant had posted the amount received from customer in some other customer account due to typing error of customer code। customer code को अंडरलाइन करें। अब बताइए कौन सा कंट्रोल यहां पे लगना चाहिए? अच्छा इसकी वर्किंग बता देंगे चेक डिजिट होता क्या, कैसे काम करता है? चेक डिजिट एक ऐसा कंट्रोल है जो वैलिडिटी ऑफ अकाउंट कोड्स को कंफर्म करता है। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा डिजिट कैलकुलेट किया जाता है। कहां से? ओरिजिनल कोड से। देखिए जो हम एक्स्ट्रा डिजिट कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली इस ओरिजिनल कोड की हेल्प से कर रहे हैं। वेट देने के बाद उससे हम कैलकुलेट करते हैं और ओरिजिनल कोड के एंड में ऐड कर देते हैं ताकि जो इनवैलिड कोड है वो आइडेंटिफाई हो जाए। क्लियर हो गई बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? आगे चले। थर्ड, while processing the payments the accountant fails to mention the check number due to which it takes a lot of time to trace the payment in bank statement on screen prompt। ये वैसे ही जैसे हॉटमेल में होता है हमारे साथ, फॉर्म फिल करते हुए एक फील्ड मिस कर दे, क्रिएट एंड अकाउंट, वो क्या करता है? कहता मेरे मैसेज आ जाता है ऊपर, रिक्वायर्ड फील्ड इज मिसिंग, रीफिल करो। ठीक है, तो कौन सा? ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट। एक्सेप्शन रिपोर्ट तो नहीं होगी, देखो यूजर को थोड़ी जाती है, वो तो मैनुअल हो जाती है। ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट। फोर्थ में चले। अच्छा फोर्थ जरा ध्यान से सुनेगा, इसमें हो सकता है हम इख्तलाफ करें, आप अगर ना भी करें मैं आपके फैसले से इख्तलाफ करूंगा। कह रहे व्हाइल रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री मूवमेंट अकाउंटेंट हैड यूज्ड इनकरेक्ट इन्वेंट्री कोड्स। इसको अंडरलाइन करें, चेक डिजिट है ना, पूरा पढ़। अच्छा मेरे ज़हन में पहली बात आ गई चेक डिजिट, क्योंकि इनकरेक्ट इन्वेंट्री कोड है। इनकरेक्ट इन्वेंट्री कोड करो, चेक डिजिट आइडेंटिफाई कर लेता है। लेकिन क्वेश्चन में आगे हमें शायद किसी और साइड पे लेके जाना चाह रहा है। सिंस दोज कोड्स डिड नॉट एग्जिस्ट सिस्टम पोस्टेड द ट्रांजैक्शन इन सस्पेंस अकाउंट। वो कोड एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, सिस्टम ने एक नया अकाउंट करके उसमें डाल दिया। अच्छा कौन सा कंट्रोल होता तो पता चल जाता ये रिकॉर्ड, ये अकाउंट कोड जेन्युइन नहीं है, इसको रिकॉर्ड ना करो जी। देखिए चेक डिजिट जो है ये हमें जो गलत अकाउंट कोड है वो आइडेंटिफाई कर देता कि आपका अकाउंट कोड गलत है, लेकिन आगे हमें वो किस साइड पे लेके जा रहा है? एग्जिस्टेंस। वो हमें बता रहा है कि ये अकाउंट कोड एग्जिस्ट नहीं करता था हमारे वैलिड रिकॉर्ड में। अकाउंट कोड मेरे ओपिनियन में ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ऐसा अकाउंट कोड पंच किया जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिस्टम को हमें मैसेज दे देना। ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट में यही होता है, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि जी ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट ज्यादातर मिसिंग जो फील्ड होती है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, मिसिंग फील्ड के लिए। तो यहां पे आई कैप का कहना यह है कि एग्जिस्टेंस चेक ज्यादा अप्रोप्रिएट है। कैसे अप्रोप्रिएट है? अगर आपने गलत अकाउंट कोड एंटर किया जो कि एग्जिस्ट नहीं कर, देखें अगर कोड ऐसा होता कि वो किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता, हमने अकाउंट कोड ऐसा पंच किया जो किसी दूसरे कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता, तो फिर सिचुएशन डिफरेंट होती। यहां पे कह रहा है कि वो अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमारे सिस्टम में कोई ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए कि ऐसी सारी एंट्री जो एग्जिस्ट ही नहीं करती उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए और उनको प्रोसेस होने से रोका जाए। कौन सा कंट्रोल होगा जो ये काम करेगा? एग्जिस्टेंस। ठीक है, पर्सनली अगर मेरे से पूछें, पर्सनली मेरे से, तो इसमें चेक डिजिट भी एक्सेप्टेबल है, ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट भी, और एग्जिस्टेंस भी। बहरहाल एग्जिस्टेंस भी वो क्वेश्चन में कह रहा है कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो अगर हम एग्जिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो वैलिड डाटा के साथ कंपेयर करें और वैलिड डाटा पे वो एंट्री एग्जिस्ट नहीं करती, उसे रोक देना चाहिए। इसका मतलब है उसे नहीं पता कि ये वैलिड एंट्री नहीं है, इसलिए उसने उसे सस्पेंस में डाल दिया। सस्पेंस में डालने का मतलब क्या? उसने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, एक साइड पे सस्पेंस आया तो डेबिट या क्रेडिट साइड उसने रिकॉर्ड कर दी होगी,
भी ऐसे है ना, तो एग्जिस्टेंस भी है, लेकिन आई कैम में जो सोल्यूशन में लिखा है वो सिर्फ एग्जिस्टेंस टेस्ट लिखा है। अब बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, ये एग्जांपल समझ आ गई ना? आपके ख्याल में कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट बेहतर ऑप्शन है? कितने को ख्याल में जो चेक डिजिट बेहतर है? और कितनों के ख्याल में एग्जिस्टेंस टेस्ट? एग्जिस्टेंस टेस्ट, ठीक है, हम इसी को लेके चलते हैं। फिर से सुन लीजिए एग्जांपल दोबारा। कह रहा है सिस्टम में प्रोग्राम, जो यूजर था उसने एक अकाउंट कोड एंटर किया, अकाउंट कोड एग्जिस्ट ही नहीं करता था, अकाउंट कोड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सिस्टम को मेंशन कर देना चाहिए था कि ये गलत है, सिस्टम में मेंशन नहीं किया। क्यों? उसको पता ही नहीं चला होगा ये गलत अकाउंट कोड है। सिस्टम को पता ही नहीं चला। सिस्टम को क्यों नहीं पता चला होगा ये गलत अकाउंट कोड जी? क्योंकि हमने उसे बताया ही नहीं कि कौन से अकाउंट कोड जेन्युइन है, कौन से नहीं। अगर हमने उसे कोई एक जेन्युइन लिस्ट दी होती कि अगर इन चार्ट ऑफ अकाउंट में से कोई अकाउंट है उसको रिकॉर्ड करे, दूसरों को रिकॉर्ड ना करे, तो फिर सिस्टम इस गलत एंट्री को ऑथोराइज रिकॉर्ड के साथ कंपेयर करता, उसमें आइटम नहीं होती मेंशन कर देता। इसका मतलब है सिस्टम के पास कोई वैलिड रिकॉर्ड की लिस्ट ही नहीं है जिसके अगेंस्ट कंपेयर करें। ठीक है, तो जब हमारी एंट्री हम कंपेयर करवाते हैं इसे किसी वैलिड रिकॉर्ड के साथ, इसे हम एग्जिस्टेंस टेस्ट कहते हैं। कुछ को समझ आया? चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन 9, इसको करते हैं क्लोज। आज की होम असाइनमेंट सुन लीजिए। आपने क्वेश्चन नंबर 1 तो अभी नहीं किया, हमने क्वेश्चन 1 करना है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 नहीं करना, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 नहीं करना, बाकी कंप्लीट क्वेश्चन करना आपको। चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में से कोई इशू हो, क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। जी 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 बिल्कुल ऐसे जी, ठीक है, क्वेश्चन पे आइए। नहीं 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 नहीं, याद रखें, आउटपुट कंट्रोल से मुराद ये नहीं है कि जो हमारे टोटल कैलकुलेट हो रहा है वो क्या है। अक्सर स्टूडेंट यही गलती करते हैं, सिस्टम में जो कैलकुलेशन हो रही होती है, जो कैलकुलेशन का फाइनल कॉलम होता है टोटल वाला, स्टूडेंट कहते हैं ये आउटपुट है सर। नहीं नहीं, वो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग में कैलकुलेशन हो रही होती है। आउटपुट से मुराद हमारी फाइनल रिपोर्ट है जो जनरेट होती है, बिल जो है, उसको हम आउटपुट कंट्रोल में कवर करते हैं। आउटपुट कंट्रोल में कैलकुलेशन नहीं आती, कैलकुलेशन सारी प्रोसेसिंग कंट्रोल्स में आती है। जी और भी क्वेश्चन? तो मैंने करवा दिया था प्रोसेसिंग में बैच। चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी जी भाई, वायरस प्रोटेक्शन कैसे? भाई अगर एंटीवायरस हमने इंस्टॉल किया होगा तो हैकर्स के अटैक से प्रोटेक्ट करेगा, वरना हैकर्स हमारा सिस्टम एक्सेस करके उसमें डाटा को भी लीक कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम में भी चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर? जी, ये चेक डिजिट एक दफा प्रैक्टिकली हमने सिस्टम में इंक्लूड कर देना होता है, इसके बाद हर दफा कैलकुलेशन सिस्टम खुद ही करता है। अगर हमने नंबर्स आगे पीछे कर दें तो उसका चेक डिजिट डिफरेंट आएगा, सिस्टम हमें फौरन मेंशन कर देता है कि आपने काउंट कोड में नंबर एंटर करते हुए गलती कर दिया। जी, कंट्रोल ओवर मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा में कंट्रोल है कि हमने इस महीने के रिकॉर्ड को पिछले महीने के रिकॉर्ड के साथ कंपेयर करना है। जैसे पेरोल सिस्टम में हम देखेंगे मास्टर फाइल में इस महीने में कितने एम्प्लॉइज हैं और पिछले महीने कितने एम्प्लॉइज थे, इनमें अगर कोई चेंज है उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऑथोराइज होने चाहिए चेंजेस। और कोई क्वेश्चन? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हमने कंट्रोल सीखने और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। ट्रांसमिशन ऑफ डाटा का मतलब क्या है? देखिए, जनरल कंट्रोल सीख लिया, एप्लीकेशन कंट्रोल सीख लिया, अब ट्रांसमिशन ऑफ कंट्रोल का मकसद क्या है कि हमने सीखना है कि जब हम इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे होंगे उनमें क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं, उनमें क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं। और इसके साथ एक कंसेप्ट है हमने ईडीआई सिस्टम, ईडीआई सिस्टम को सीखना है। पहले चले ईडीआई सिस्टम को कवर कर लेते हैं। आपको याद होगा जब मैंने आपको ऑनलाइन सिस्टम और माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम एक्सप्लेन किया था तो पहले यह चीज बताई थी कि जिस दिन ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला करते हैं कि हमने आईटी सिस्टम इंस्टॉल करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो नेक्स्ट उनका फर्दर डिसीजन, एक डिसीजन, पहला डिसीजन क्या कि हमने आईटी सिस्टम इंस्टॉल करना है, दूसरा डिसीजन क्या नेक्स्ट लेवल पे कि हमारा सिस्टम कौन सा होना चाहिए, माइक्रो कंप्यूटर या ऑनलाइन। ये हमारा नेक्स्ट लेवल का डिसीजन है। आज हम फर्स्ट लेवल का डिसीजन पढ़ रहे हैं। बेसिक है ये कि क्या हमें मैनुअल सिस्टम यूज करना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज करना चाहिए। ठीक है, पहले हमने देखें असूली तौर पे तो फर्म ये फैसला करती है मैनुअली हमने सिस्टम ऑपरेट करना है, अपना सारा काम मैनुअली करना है या कंप्यूटर सिस्टम के जरिए। कंप्यूटर सिस्टम के जरिए से करना है तो कौन सा सिस्टम होगा, माइक्रो कंप्यूटर या ऑनलाइन। हमने चूंकि पहले हमारा फोकस था कि अहम कंसेप्ट्स कवर कर लें तो माइक्रो कंप्यूटर और ऑनलाइन को पहले पढ़ दिया। अब हम ये बेसिक लेवल का डिसीजन इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं
कि क्या हमारा सिस्टम मैनुअली होना चाहिए या कि कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए। ऑनलाइन या माइक्रो कंप्यूटर बात की बात है, वो जब हम फैसला कर लेते हैं कि आईटी सिस्टम यूज करना है, फिर अगला फैसला है, ये हम बेसिक लेवल पे डिसीजन कर रहे हैं। वो कहता है ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम पहले मैनुअली चला करते थे। जैसे आपको याद होगा कई साल पहले जब ईद आया करती थी तो हम अपने दोस्त को ईद कार्ड दिया करते थे, शेयर लिखे, याद है? वो डब्बे में केक वाला। वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता था वो इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होता था, वो मैनुअल होता था। लेकिन अब जब ईद आती है तो हम अपने दोस्त को ईद मुबारक का मैसेज लिखते हैं मोबाइल के जरिए से। ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है? इलेक्ट्रॉनिक। तो ईडीआई सिस्टम क्या है? ईडीआई सिस्टम कहता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें डाटा इंटरचेंज हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली। इसे कहते हैं ईडीआई सिस्टम। ईडीआई सिस्टम अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक्सप्लेन करें, वो कहता है ईडीआई सिस्टम है कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट करें आप किसको? बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को। ईडीआई सिस्टम इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। फर्ज कीजिए अगर सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में जो रेलेवेंट पर्सन है उसने सेल्स ऑर्डर फाइनल कर लिया कस्टमर के साथ और अपने ऑफिस बॉय से कहा जाओ जाके डिस्पैच डिपार्टमेंट में सेल्स ऑर्डर की कॉपी दे दो। ये कौन सा सिस्टम है? मैनुअल सिस्टम है या ईडीआई सिस्टम है? मैनुअल। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन? विद इन इंटरनल है। लेकिन अगर फर्स्ट कीजिए ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली इंस्टॉल किया हो और वो एक क्लिक के डॉक्यूमेंट्स जो है इलेक्ट्रॉनिकली प्रिपेयर हो रही है, एक क्लिक किया और ईमेल या किसी और इंटरनल सिस्टम के जरिए से डॉक्यूमेंट विद इन सेकंड्स सेंड हो गई डिस्पैच डिपार्टमेंट वाले के पास, सेल्स ऑर्डर। अब ये कौन सा सिस्टम है? इलेक्ट्रॉनिकली। ईडीआई सिस्टम इंटरनल है या एक्सटर्नल? इंटरनल। लेकिन अगर हम उसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट मींस कनेक्ट कर दें अपने सप्लायर के सिस्टम के साथ कि इन्वेंट्री जब कभी मिनिमम लेवल से कम हो ऑटोमेटिकली एक परचेज ऑर्डर सप्लायर को सेंड हो जाए कि इतनी चीजें हमें आप भिजवा दीजिए। ये भी ईडीआई सिस्टम है। अब ये कौन सा है? क्लियर हो गया ईडीआई सिस्टम क्या होता है? इंटरनल एक्सटर्नल। सोच के बताइए ईडीआई सिस्टम में कोई रिस्क है? ये कंसेप्ट सिंपल है, मुश्किल नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है। सिक्योरिटी रिस्क क्या मतलब? आपकी इंफॉर्मेशन हैक हो सकती है। सेंड करें, इलेक्ट्रॉनिकली सेंड कर रहे हैं। लैक ऑफ पेपर ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल क्या होता है? सिस्टम लॉग तुमने पढ़ा हुआ क्या होता है? सिस्टम लॉग क्या होता है? सिस्टम की हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखना। बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे किसने एक्सेस किया सिस्टम को, लॉगिन किसने किया, फेल अटेम्प्ट हो या सक्सेसफुल अटेम्प्ट हो, सबका रिकॉर्ड होता है। हमारी कौन सी फाइल को एक्सेस किया, किस फाइल में क्या चेंज किया, इवन हमारी नेट की स्पीड जो है इसका भी लॉग बन रहा होता है। तो सिस्टम लॉग हमने समझ चुके हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ऑडिट ट्रेल हमारे लिए पहला लफ्ज, ये पहली दफा हम इसको यूज करें। ऑडिट ट्रेल क्या होता है? ऑडिट ट्रेल का मतलब है एबिलिटी ऑफ यूजर टू ट्रेस ट्रांजैक्शन थ्रू ऑल ऑफ प्रोसेसिंग स्टेजेस। ऑडिट ट्रेल का मतलब एबिलिटी ऑफ यूजर टू ट्रेस ट्रांजैक्शन थ्रू ऑल ऑफ प्रोसेसिंग स्टेजेस। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं मनी ट्रेल क्या है? आप कहें सर मनी ट्रेल का मतलब ये है कि ये बताना कि जो मेरे पास पैसे आए हैं कहां से आए हैं। ठीक है, ये वो दादाजी का बिजनेस है, दादाजी के पास कैसे पैसे आए, वो उन्हें उनके दोस्त ने कर्जा दिया था, उनके दोस्तों ने कर्जा क्यों दिया था, वो पुराने जमाने में हेल्प की थी, जो भी सारी कहानी लिंक करके ओरिजिन ऑफ मनी से लेके करंट कैश इन हैंड तक हर चीज का रिकॉर्ड अवेलेबल होना उसको, ताकि उसको ट्रेस कर पाए, इसको कहते हैं मनी ट्रेल। इसी तरह ऑडिट ट्रेल है, ये कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हुई है अगर आप इस काबिल हो कि उसे उसकी सारी प्रोसेसिंग स्टेजेस से ट्रेस कर सके, इसे कहते हैं ऑडिट ट्रेल अवेलेबल होना। अगर किसी ट्रांजैक्शन का ऑडिट ट्रेल अवेलेबल है इसका मतलब है वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। अगर ऑडिट ट्रेल मिसिंग है कोई भी डॉक्यूमेंट, इसका मतलब है उस जेन्युइन ट्रांजैक्शन नहीं है, रिस्क है उसमें। जैसे अगर हम सेल इनवॉइसेस को सेलेक्ट करके, सेल्स की ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करके देख सके कि ये जितने जितने डिपार्टमेंट से प्रोसेसिंग हुई है, क्या हम हर डिपार्टमेंट में उसकी प्रोसेसिंग को ट्रेस कर सकते हैं? हम उसके सेल ट्रांजैक्शन से सेल इनवॉइस से गुड डिस्पैच नोट, कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट, सेल्स ऑर्डर, ये सारी चीजें अगर हम ट्रेस कर सकते हैं, इसका मतलब है ऑडिट ट्रेल अवेलेबल है। टिपिकली हम किसी क्लाइंट में जाते हैं तो उसे कहते हैं भैया सेल्स की ट्रांजैक्शन वेरीफाई करनी है, वो कहता है ये ले सर सारी ट्रांजैक्शन, सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है, हर डिपार्टमेंट का देख लें। लेकिन किसी क्लाइंट में हम जाते हैं तो वो कहता है सर हमारे पास पेपर फॉर्म में कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं, हमारा तो सारे का सारा सिस्टम ऑटोमेटेड है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल जरूर है, बन रही है, लेकिन सॉफ्ट फॉर्म में, कंप्यूटर में, पेपर फॉर्म में नहीं है। बताइए अब ऑडिट ट्रेल है कि नहीं? अब भी ऑडिट ट्रेल है, लेकिन अब पेपर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक। इसका मतलब है ऑडिट ट्रेल दो किस्म का है। ऑडिट ट्रेल का मतलब समझ आ गया? ठीक है, एबिलिटी ऑफ यूजर टू ट्रेस ट्रांजैक्शन थ्रू ऑल इट्स प्रोसेसिंग स्टेजेस। ऑडिट ट्रेल की दो टाइप्स, पेपर बेस्ड ऑडिट ट्रेल, इलेक्ट्रॉनिक। एग्जांपल से समझे, घर वाले का बिजली का बिल जमा कराओ, बैंक गए, बिल जमा करवाया, बैंक ने टप्पा लगाया, साइन लगा किए, घर वाले ने पूछा बिल जमा कराओ, आपके पास कोई ऑडिट ट्रेल है? स्टैम्प ठप्पा। अच्छा, अब आपने घर वाले का अगली दफा बिल जमा कराओ, आपने कहा बैंक में लाइन में क्या लगना, और जैस कैश के जरिए से दूसरे सिस्टम के जरिए से भी पेमेंट करते हैं, मोबाइल के जरिए से पेमेंट कर दी। घर वाले पूछेंगे पेमेंट कर दी, आपने क्या कर दी? घर वाले क्या बताओ, क्या दिखाएंगे? ठप्पा की तरह है, कोई भी नहीं है। इसका मतलब अगर ईडीआई सिस्टम यूज करते हैं, रिस्क है, पेपर ऑडिट ट्रेल नहीं होगा। अच्छा, पेपर ऑडिट ट्रेल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट ट्रेल तो होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट ट्रेल तो होगा, उसको प्रिंट कर ले, वो पेपर ऑडिट ट्रेल बन जाएगा। प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, वैसे वो मैसेज आपको आ जाता है, ईमेल में भी आ जाता है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट ट्रेल। इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन कंप्यूटर सिस्टम। बताइए ईडीआई सिस्टम में डिपेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है? बैंक के पास गए, आईकैप की फीस जमा करवानी, सर लिंक डाउन इंतजार करें, अभी कंप्यूटर सिस्टम फेल हो सकता है। पॉसिबल लॉस और करप्शन ऑफ डाटा, वो आपको बताया था वो पीएचडी थीसिस जो बंदा कर रहा था,
मतलब 3 साल का एक बंदा पीएचडी का फेसबुक पे पोस्ट चल रही थी कोई, एक बंदे का कंप्यूटर लैपटॉप गुम हो गया। उसने कहा कि भाई जिस बंदे को लैपटॉप मिले लैपटॉप अपने पास रखे, लेकिन मैं 3 साल का थीसिस का वर्क है वो मुझे वापस कर दे, मेरी 3 साल की मेहनत है। पता नहीं उसको मिला या नहीं मिला, लेकिन बताइए कौन सा कंट्रोल था, बेसिक आईटी कंट्रोल, जो उसने अप्लाई नहीं किया, बैकअप का। ठीक है, तो ईडीआई अगर उसके पास रजिस्टर रजिस्टर में काम किया तो फिर ऐसा थोड़ी उसका नुकसान होता, वो तो सेव होता। लेकिन यहाँ पे जब ईडीआई सिस्टम यूज करते हैं तो रिस्क होता है पॉसिबल लॉस एंड करप्शन ऑफ डाटा। करप्ट हो सकता है, खराब हो सकता है, फाइल्स बहुत सी ऐसी होती है अगर आप काफी सालों तक इस्तेमाल ना करें, दोबारा ओपन करने की कोशिश करें, बंद नहीं होती, खासतौर पर अगर आपने सीडी वगैरह सेव की हो। अब देखिए जिस तरह रिस्क है, वो कह रहा है क्या रिस्क की वजह से आईटी सिस्टम को इस्तेमाल करना छोड़ दे, ईडीआई सिस्टम को। कहता है नहीं भाई रिस्क है तो कंट्रोल लेके आओ। सिक्योरिटी ऑफ रिस्क है, क्या करो, कंट्रोल्स ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। सिक्योरिटी रिस्क है कि डाटा अगर हम ट्रांसमिट करेंगे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भेजेंगे, रास्ते में हैकर बैठे होते हैं वो हैक कर लेंगे, तो भाई उसके लिए कंट्रोल है। कौन सा कंट्रोल है, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, ये सारे कंट्रोल। इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट ट्रेल, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, लैक ऑफ पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका क्या कंट्रोल है। फिर डिपेंडेंसी ऑन कंप्यूटर सिस्टम, वायरस आया सारा कंप्यूटर बैठ गया, काम नहीं हो सकता, अब क्या करें, वायरस प्रोटेक्शन करना चाहिए था सिस्टम, एंटीवायरस इंस्टॉल करें। लॉस ऑफ करप्शन ऑफ डाटा, डाटा करप्ट हो गया, लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, कंटीजेंसी प्लानिंग यानी बैकअप अरेंजमेंट होनी चाहिए थी। समझ में, अच्छा इसमें सारे कंसेप्ट आपको समझ आ गए होंगे, एक नहीं समझ आया होगा, कौन सा वाला बताइए भाई, कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया बताऊं मैं, चले बता देता हूं। कंट्रोल्स ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, कि ये क्या कंट्रोल्स हैं ट्रांसमिशन ऑफ डाटा पे, कल नहीं पढ़ना अभी पढ़ना है। अच्छा चले ठीक, लेकिन एक बात सिर्फ ज़हन में रखें, कंट्रोल्स ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा में सबसे अहम कंट्रोल है डाटा इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, कि डाटा को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, ताकि बाद में हम सेंड करें से अनरीडेबल फॉर्म में, ताकि कोई दूसरा पढ़े उसे समझ ना आए, और जो हमारा रिसीवर है मैसेज का वो उसको डिक्रिप्ट कर ले, डिकोड कर ले और उसको पढ़ ले। इसके लिए यूज किया जाता है ट्रांसलेशन टेबल। अगर आप कहें तो एक छोटी सी एग्जांपल आपको बता दूं। अच्छा, ये डाटा इंक्रिप्शन आज से या 2-4 साल से नहीं हो रही, ये जब कंप्यूटर इजाद नहीं हुआ था तब भी डाटा इंक्रिप्शन होती थी। खासतौर पे सेकंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा डाटा इंक्रिप्शन यूज हुई, जब मैसेज हमने पहुंचाने होते थे अपने वाले फौजियों को, और ये रिस्क होता था कि दूसरे वाला फौजी इस मैसेज को कैप्चर ना करके पढ़ के समझ ना ले कि हमने अटैक कहां करना है या हमारी फौज कहां छुपी हुई है। डाटा इंक्रिप्शन में क्या होता था कि ट्रांसलेशन टेबल बनाए जाते थे, टेबल जैसे टेबल की इस साइड पे एक छोटे सा आपको इंक्रिप्शन की टेक्निक बताता हूं। इधर लिखा था ABCDE, इधर लिखा था 1 2 3 4 5। अब अगर फर्ज कीजिए मैंने मैसेज भेजा ना, फॉर एग्जांपल CAT कैट, ठीक है, तो मैं CAT ये नहीं लिखता था, या फर्ज कीजिए कोई मेरे से पूछता था भाई तुम क्या कर रहे हो, तो मैंने उसे CA लिख के नहीं भेजता था, मैं क्या लिखा 3-1। अब देखिए कोई दूसरा बंदा इसको देख के नहीं कह सकता कि मैंने क्या लिखा है, लेकिन अगर मैंने अपना ट्रांसलेशन टेबल उस रिसीवर के साथ शेयर किया है, मैं इधर से मैसेज को डिकोड करके उसको भेजूंगा, दूसरी तरफ वो बंदा उस मैसेज को मैं उसको इनकोड करके भेजूंगा और वो दूसरी तरफ उसको डिकोड कर लेगा। लेकिन शर्त यह है कि हम दोनों के पास ये ट्रांसलेशन टेबल या वो रूल पता हो दोनों को कि किस रूल के मुताबिक इनकोडिंग डिकोडिंग हो रही है। इस रूल को कहते थे की। इनक्रिप्शन समझ आ गया क्या, इनक्रिप्शन में सबसे अहम चीज क्या की। अच्छा अब मुझे बताइए आपके ख्याल में प्रैक्टिकली क्या इतनी सिंपल इनक्रिप्शन होती होगी, बल्कि अब तो आईटी में क्या सॉफ्टवेयर नहीं आगे होंगे, बिल्कुल मार्केट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है डाटा इंक्रिप्शन के लिए, उनको कहा जाता है एल्गोरिथम या साइफर्स, CIPHER क्या साइफर्स, ठीक है। डाटा इंक्रिप्शन साइफर से क्या मुराद है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो डाटा को इंक्रिप्ट करने के लिए यूज होते हैं। भाई डाटा इंक्रिप्शन का कंसेप्ट समझ आया, लफ्ज साइफर का मतलब समझ आया, प्रोग्राम या एल्गोरिथम मतलब वो फार्मूला, जाहिर है। अब जो ये तो सिंपल एग्जांपल है ना समझाने के लिए, अब जो कन्वर्जन होती है कोडिंग डिकोडिंग वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उसमें तो बड़ी रॉकेट साइंस इस्तेमाल, एल्गोरिथम यूज होते हैं, फार्मूले यूज होते हैं, ठीक है। हम उसको नहीं समझ रहे, बेसिक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना ऑब्जेक्टिव है। तो कंट्रोल्स ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा का मतलब मकसद क्या होता है कि हमारा डाटा जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, वो एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो। कंट्रोल्स ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बहुत से हैं, सबसे अहम कंट्रोल कौन सा है, डाटा इंक्रिप्शन। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, कल इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करेंगे। अल्लाह हाफिज।